मेरा नाम आर्यन है और मैं बहुत गरीब था। मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ नहीं थी। बस एक खुशी थी कि गांव के चौधरी का बेटा समीर चौधरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ खाते पीते थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, जहाँ आज भी पुराने रिवाज चलते थे। अगर कोई केबल लगवाने आता तो लोग उसे मारकर भगा देते थे और इंटरनेट भी सिर्फ रात में ऊंची जगहों पर ही चलता था। इसलिए हम पूरा दिन दोस्तों के साथ ही बिताते थे, क्योंकि अकेले बहुत बोरियत होती थी। समीर की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वह घर का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन भी थी, लेकिन उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे और उसका ध्यान भी नहीं रखते थे। उसे पैसे भी नहीं देते थे, इसलिए वह मेरे साथ घूमने और मौज करने के लिए अपने पिता की जेब से पैसे चुरा लेता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा, तो वह हंसकर बोला कि उसके पिता सिर्फ डांटेंगे और वैसे भी वह उसे मारते ही है, तो कम से कम उसे थोड़ी खुशी तो मिल जाती है। उसकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि सच में उसके घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वह अक्सर उदास रहता था, लेकिन मेरे साथ रहने पर सब कुछ भूल जाता था। हम दोनों गांव के बाहर खेतों में जाते, कभी नहर के किनारे बैठते, कभी पेड़ों पर चढ़ते और खेलते कूदते रहते थे, और पता ही नहीं चलता था कि समय कब निकल जाता था। एक दिन हम नहर के किनारे बैठे थे, तभी समीर ने अचानक कहा, आर्यन, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? मैंने कहा, हम और क्या कर सकते हैं? समीर बोला, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं इस गांव से तंग आ गया हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जाएगा? तो वह बोला, शहर जाऊंगा, कुछ बनूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने धीरे से पूछा, और मैं? तो समीर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू भी मेरे साथ चलेगा, हम दोनों साथ जाएंगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मुझे डर भी था कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। हमारे गांव में अजीब रस्में थी, जैसे अगर कोई लड़का और लड़की साथ पकड़े जाते तो उनकी शादी करवा दी जाती थी। हमें यह ठीक लगता था, लेकिन कुछ लोगों को इससे परेशानी होती थी। उन्हीं दिनों एक अमीर घर की लड़की एक गरीब लड़के के साथ पकड़ी गई थी और उनकी शादी करवाई जा रही थी। गांव का चौधरी, जो समीर का पिता था, उसी ने उन दोनों की शादी करवाई थी। यह शादी खुशी से नहीं, बल्कि मजबूरी में हो रही थी, क्योंकि बदनामी के बाद शादी करना जरूरी समझा गया। लड़की के घर वाले बहुत परेशान थे। वे बार बार कहते थे कि उनकी बेटी मासूम है, उस लड़के ने उसे बहला लिया है और अब शादी के बाद वह लड़का अमीर हो जाएगा, क्योंकि लड़की के नाम काफी जायदाद थे। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर लड़का लड़की खुद भी मना करते, तब भी उनकी शादी होनी ही थी। आखिरकार शादी हो गई। मैं और समीर भी वहां मौजूद थे। पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। लड़की सिर झुकाकर बैठी थी और लड़का भी डरा हुआ लग रहा था। मैंने धीरे से समीर से कहा, यह ठीक नहीं है। समीर बोला, यह कभी कुछ ठीक नहीं होता। मैंने कहा, अगर हम भी कभी ऐसे पकड़े गए तो? समीर ने तुरंत कहा, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। शादी के बाद लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे, लेकिन लड़की के घर वालों के चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। उसकी माँ बार बार कह रही थी, मेरी बेटी मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। समीर गुस्से में बोला कि एक दिन वह सब कुछ बदल देगा। मैंने पूछा, कैसे? तो उसने कहा कि वह अभी नहीं जानता, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे वह अंदर ही अंदर जल रहा हो। मुझे पहली बार लगा कि समीर सिर्फ गांव से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से नफरत करता है। हम दोनों चुपचाप वहां से निकल गए और रास्ते भर कुछ नहीं बोले। फिर मैंने कहा कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। सभी ने गहरी सांस लेकर कहा कि हाँ, हमें यहाँ से जाना ही होगा।
हमारे गांव में एक ही पुराना कब्रिस्तान था जहां पूरे गांव के लोगों को दफनाया जाता था और उसमें अभी भी काफी जगह थी। मुझे उस कब्रिस्तान से बहुत डर लगता था। वहाँ एक पागल आदमी रहता था जो एक कब्र के पास बैठकर हमेशा रोता रहता था। गांव के लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन सच तो यह था कि हर इंसान अपने अपने नियमों का गुलाम था। बच्चे कभी उसे पत्थर मारते, कभी उसे परेशान करते थे। मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो वह बहुत सुंदर लगा, जैसे किसी अमीर घर का हो। लेकिन अब वह बेबस होकर फकीर और पागल बन चुका था। मेरे मन में सवाल उठने लगा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और किसका बेटा होगा। जब उसका जन्म हुआ होगा तब उसके घर में भी खुशियाँ मनाई गई होगी। मैं भी अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था और मेरे जन्म पर भी बहुत खुशियाँ मनाई गई थी। लेकिन अब मेरी बहनें घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और कपड़े सिलती थी, जबकि मैं 1 रुपया भी नहीं कमा पाता था। एक दिन मैं अकेला कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। शाम का समय था और अजीब सी हवा चल रही थी, जिससे मेरा दिल तेज धड़क रहा था। फिर भी मैं वहीं रुक गया। वही पागल आदमी उस कब्र के पास बैठा रो रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पास जाना शुरू किया। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अचानक सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुम भी मुझे देखने या मुझ पर हंसने आए हो? मैं डर गया और जल्दी से बोला, नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, सब यही कहते हैं। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे रहते हो? वह कब्र की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ मेरी पूरी दुनिया दफन है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा, कौन? वह हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में बहुत दर्द था। उसने कहा, एक दिन तुम्हें भी समझ आ जाएगा जब सब कुछ छिन जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं और डर गया और वहां से जाने लगा। तभी उसने पीछे से आवाज दी, आर्यन। मैं रुक गया क्योंकि मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। जब मैं पलटा तो वह मुझे ही देख रहा था। उसने कहा, यह ज्यादा मत आया करो, यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मैं बिना कुछ बोले वहां से जल्दी जल्दी चला गया। उस दिन के बाद मेरे दिल में उसके लिए डर भी था और उसे जानने की जिज्ञासा भी। मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि मैं जवान होने के बावजूद पैसे नहीं कमाता था। लेकिन समीर की हालत मुझसे भी ज़्यादा खराब थी। बड़े घर के लड़कों को इज्जत मिलती है, लेकिन समीर को न कोई प्यार करता था और न ही कोई उसकी कदर थी। चौधरी साहब का सारा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी सौम्या पर रहता था, जिसे वे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके घर का माहौल भी अजीब था। बड़ा सा आंगन था, बीच में एक पुराना पेड़ और उसके नीचे 4 पाइयाँ बिछी रहती थी। लेकिन उन पर बैठने वाले लोग भी अलग अलग रहते थे, जैसे सब आपस में बटे हुए हो। एक तरफ चौधरी राजपाल बैठते थे और उनके पास सौम्या सिर झुकाकर धीरे धीरे बात करती रहती थी। दूसरी तरफ समीरा अकेला और खामोश बैठा रहता था, जैसे वह उस घर का हिस्सा ही न हो। जब भी मैं वहां जाता, यह फर्क साफ दिखाई देता था। चौधरी साहब की आवाज़ सौम्या से बात करते समय नरम होती थी, लेकिन समीर से बात करते समय हमेशा सख्त रहती थी। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा था कि समीर बहुत परेशान है। पहले वह मुझे अपने दिल की हर बात बता देता था, लेकिन अब कुछ ऐसा था जो वह मुझसे भी छुपा रहा था। उस दिन हम दोनों गांव के बाहर खेतों की तरफ गए। सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी हो गया था और हवा में अजीब सी उदासी थी। समीर एक पत्थर पर बैठा जमीन की तरफ देख रहा था और बार बार अपनी उंगलियां मसल रहा था। मैंने उसके पास बैठकर पूछा, समीर, क्या बात है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आर्यन, तुझे तो पता है कि बाबा सौम्या से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा, हाँ, ये तो सब जानते हैं। वह बोला,
बाबा की तरह सौम्या भी मुझसे दूर रहती है। वो मेरी बहन है, लेकिन हम एक ही घर में रहते हुए भी कई कई दिनों तक बात नहीं करते। मेरी सालगिरह हो या दिवाली, वह न मुझसे बात करती है, न सलाम लेती है, न मेरे पास बैठती है। पता नहीं कैसी बहन है मेरी। उसकी आवाज़ में दुख था और आंखों में हल्की नमी थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तूने यह बात पहले ही बताई है, अब क्या हुआ? वह अचानक चुप हो गया, फिर इधर उधर देखकर धीरे से मेरे पास आकर बोला, यार, मैंने एक बहुत अजीब बात सुनी है। शायद मैंने गलत सुना हो, लेकिन अगर यह सच है तो ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर मेरा दिल भी घबरा गया। मैंने उससे साफ साफ पूछा कि उसने आखिर क्या सुना है। वह बोला कि उसके बाबा किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन वह पास ही खड़ा था, इसलिए उसने सुन लिया। बाबा कह रहे थे कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ गए तो समीर की शादी सौम्या से करनी पड़ेगी। यह सुनकर मैं चौंक गया और तुरंत कहा कि यह कैसे हो सकता है, वो तो तेरी बहन है। समीर ने जल्दी से कहा कि शायद उसने गलत सुना हो, शायद कोई और समीर होगा, नहीं तो उसके बाबा ऐसा क्यों कहेंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह बेवजह परेशान हो रहा है, लेकिन वह चुप ही रहा। उसकी नजरें जमीन पर थी और चेहरा सख्त था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उस समय तेज हवा चल रही थी, खेतों की फसल लहरा रही थी, सूरज ढल रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वह अब भी संतुष्ट नहीं है। मेरे बाबा भी हवेली में काम करते थे और चौधरी साहब के मुंशी थे, जहां पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल जाती थी। जब बाबा घर आए तो वे माँ से बात कर रहे थे और मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगा, क्योंकि उन्होंने समीर का नाम लिया था। बाबा कह रहे थे कि चौधरी साहब अपनी बेटी की शादी बाहर नहीं करना चाहते और गांव में उन्हें कोई योग्य लड़का नहीं मिल रहा है, इसलिए वे परेशान हैं। माँ ने कहा कि उनकी बेटी बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है और वे हमें नीची जाति का समझते हैं, इसलिए गांव में शादी नहीं करेंगे और शहर भी नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनका सारा काम यही है। फिर माँ ने कहा कि ऐसे लोग तो घर जमाए रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने ही बेटे की शादी उससे करवा दे। उन्होंने समीर के बारे में कहा कि वह वैसे भी किसी काम का नहीं है, तो उसी से शादी करवा देंगे। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वे कह रहे थे कि समीर को सारी सच्चाई बताकर उसी से सौम्या की शादी करनी पड़ेगी, जिससे सबको फायदा होगा। यह सुनकर मेरी माँ भी हैरान रह गई और मैं भी, क्योंकि यही बात पहले समीर ने मुझे बताई थी। माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, समीर तो उसका भाई है। बाबा ने कहा कि शायद उन्होंने किसी और समीर की बात सुनी होगी, इसलिए वे परेशान थे। माँ ने भी यही माना कि शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन यह बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने समीर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था। साथ ही मुझे यह भी समझ आ गया कि सच्चाई बताने वाली बात कोई बड़ा राज है, जिससे लग रहा था कि बात उसी समीर की हो सकती है। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही परेशान था और मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता था। जब वह दुखी होता तो मैं उसे खुश करने की कोशिश करता, और जब वह खुश होता तो मुझे भी खुशी मिलती। वह अपनी जेब से पैसे निकालता, हम कुछ खा पी लेते, कहीं घूमने चले जाते या मेरी बैठक में बैठकर कोई फिल्म देख लेते। इसलिए मैंने सोचा कि उसका मूड अच्छा रखना सबसे ज़रूरी है। एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो एक शर्त लगाते हैं। उसने पूछा, कैसी शर्त? तो मैंने कहा कि जो पागल आदमी कब्रिस्तान में बैठता है उसे डराना है। वह हल्का सा हंसा और बोला कि जो खुद कब्रिस्तान में बैठता है उसे डर कैसे लगेगा। मैंने कहा कि यही तो चुनौती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह मान गया। शाम का समय था, आसमान हल्का लाल था और चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी,
लेकिन दिल में अजीब सा डर था। मैंने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैं पीछे रुककर कैमरे में देखता रहा। कैमरे में उसकी पीठ दिख रही थी और सामने वही पागल आदमी बिना नाम वाली कब्र के पास बैठा था, जैसे किसी की कहानी बिना नाम के ही दफन हो गई हो। जब समीर उसके पास पहुंचा तो वह पागल आदमी धीरे धीरे कुछ बोलने लगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें गहरा दर्द था। समीर झुककर उसकी बात सुनने लगा। तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गई और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने कोई बहुत ही डरावना सच सुन लिया है। अगले ही पल वह अचानक पीछे हट गया और जोर जोर से सांस लेते हुए पागलों की तरह भागने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। फिर मैं भी उसके पीछे भागा और उसे आवाज दी, लेकिन वह नहीं रुका। वह भागता हुआ हवेली के अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर ही रह गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक नौकर बाहर आया और सख्त आवाज में बोला, क्या है? मैंने कहा, मुझे समीर से मिलना है। वह बोला, वो सो रहा है, यहाँ से जाओ। मैंने कहा, अभी तो वह भागता हुआ अंदर गया है। लेकिन वह गुस्से में बोला, समझ नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से। मैं चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी और बढ़ गई। एक दिन, फिर दूसरा और तीसरा दिन बीत गया, पर समीर न बाहर निकला और न ही मुझसे मिला। मैं हर रोज हवेली के बाहर जाकर खड़ा रहता, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता कि वह सो रहा है। रात को मैं उस वीडियो को बार बार देखता। हर बार वही दृश्य सामने आ जाता। समीर का डरा हुआ चेहरा, उसकी आंखों में खौफ, और वह पल जब वह मुड़कर भाग गया था। मेरा दिल तेज धड़कने लगता और मैं सोचता कि आखिर उस पागल आदमी ने ऐसा क्या कहा या दिखाया था। क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान को नहीं देखना चाहिए? हमारे गांव में उस कब्रिस्तान के बारे में पहले से ही अजीब कहानियां मशहूर थी कि जो वहां ज्यादा देर रुके उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है, और वह बूढ़ा आदमी तो हमेशा वही रहता था। मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया कि कहीं वह इंसान ही न हो। यह सोचते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे बस इंतजार था कि समीर खुद बाहर आए और मुझे बताए कि उस दिन कब्र के पास क्या हुआ था। चौथे दिन समीर मेरे घर आया। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था। चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थी, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। वह दरवाजे पर खड़े खड़े ही बोला, आर्यन, तुरंत मेरे साथ शहर चलो। मैं उसे देखकर हैरान रह गया और पूछा, तुम कहाँ थे? न फोन उठा रहे थे न बाहर आ रहे थे। क्या तबीयत ठीक है? वह सच में बीमार लग रहा था। चेहरा पीला और ओठ सूखे थे। उसने घबराकर कहा, बस मेरे साथ चलो, सब बताऊंगा। उसकी आवाज में इतनी बेचैनी थी कि मैं और कुछ पूछ ही नहीं पाया। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर वह बिल्कुल चुप रहा। न उसने मेरी तरफ देखा और न ही कुछ कहा। मुझे लगा शायद वह अस्पताल जाना चाहता है, क्योंकि हमारे गांव में अच्छा इलाज नहीं मिलता। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद उसकी तबीयत सच में खराब है। लेकिन जब हम शहर पहुंचे तो उसने रिक्शे वाले से कहा कि हमें एक वकील के पास जाना है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा, पर उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम एक पुरानी इमारत के सामने उतरे, जहां ऊपर एक बोर्ड पर किसी वकील का नाम लिखा था। समीर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे गया। अंदर जाकर वह एक मध्यम उम्र के वकील के सामने बैठ गया और अपने बैग से कुछ पुराने पीले पड़े कागज निकालकर उसके सामने रख दिए। वकील ने चश्मा लगाकर उन कागजों को ध्यान से देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद समीर ने मुझसे कहा, आर्यन,
तुम बाहर इंतजार करो। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके कहने पर चुपचाप बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था और हर पल मुझे भारी लग रहा था। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। करीब 2 घंटे के बाद दरवाजा खुला और समीर बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून भी था और चिंता भी, जैसे एक बोझ उतर गया हो लेकिन दूसरा बोझ आ गया हो। वह मेरे पास आया और धीरे से बोला, चलो कहीं खाना खाते हैं। फिर हम एक होटल गए। वह ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। जल्दी जल्दी खा रहा था और बार बार पानी पी रहा था। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने पूछा, अब तो बता दो क्या हुआ है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आर्यन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल गया है। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी राजपाल मेरा असली पिता नहीं है। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया और पूछा, फिर सच क्या है? उसने कहा, वह मेरा पिता नहीं है और मैं इस खानदान का असली वारिस भी नहीं हूँ। फिर उसने साफ साफ बताया कि वह राजपाल का बेटा नहीं, बल्कि उसे बड़े भाई दिवाकर का बेटा है। मेरे दोस्त ने भारी आवाज में बताया कि उसके दादा ने वसीयत में लिखा था कि जो पहला बेटा पैदा होगा सारी जायदाद उसी की होगी। इसलिए सौम्या को कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि वह उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी कजन है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने बताया कि जब वह पैदा हुआ था तब वह इस परिवार का इकलौता वारिस था, लेकिन चौधरी राजपाल ने सारी जायदाद अपने नाम करने के लिए एक बड़ा खेल खेला। उसने उसकी माँ को उस समय मार दिया जब वह सिर्फ 10 दिन का था और सबको यह कह दिया कि बच्चा भी मर गया है। फिर उसने उसी बच्ची को अपना बेटा बनाकर अपने पास रख लिया ताकि जायदाद पर उसका कब्जा बना रहे। मैंने उससे पूछा कि उसे यह सब कैसे पता चला। समीर ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और फिर कहा कि जो आदमी कब्र के पास बैठता है वह पागल नहीं बल्कि उसका असली पिता चौधरी दिवाकर है। यह सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। उसने बताया कि उसके पिता अपनी पत्नी की मौत का दुख सह नहीं पाए और उन्हें यह झूठ बता दिया गया कि उनका बच्चा भी मर गया है, जिससे वे टूट गए और पागल जैसे हो गए। बाद में उन्हें घर से निकाल दिया गया। समीर ने कहा कि वह कब्र उसकी माँ की है और जब वह उस आदमी के पास गया तो वह उसका नाम लेकर उससे बात कर रहा था। तभी उसे शक हुआ। फिर वह घर गया और छुपकर तिजोरी तक पहुंचा, जहां उसे पुराने कागजात मिले जिनमें उसकी पैदाइश, वसीयत और पूरी सच्चाई लिखी थी। उसने बताया कि आज वकील ने भी उन कागजातों को देखकर साफ कह दिया कि अब भी सारी जायदाद उसी की नाम है। मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि मेरे सामने बैठा मेरा दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन चुका था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वकील साहब ने यह भी बताया कि उसके पिता यहाँ आए थे और जायदाद अपने नाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह तभी हो सकता था जब समीर खुद लिख कर देता कि वह अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ रहा है। यह सुनकर समीर को सारी बातें समझ में आ गई और वह चुपचाप वकील की बातें सुनता रहा। वकील ने आगे कहा कि शायद उसके चाचा पहले उसे सच बताते, फिर उस पर दबाव डालते और उसकी शादी सौम्या से करवा देते। समीर ने हैरानी से पूछा कि इससे क्या होगा, तो वकील ने बताया कि ऐसा करने से सारी जायदाद फिर से उनके ही घर में रह जाती, क्योंकि उसकी पत्नी उनकी बेटी होती और उसके साइन से सब कुछ उनके कब्जे में आ जाता। यह सुनकर समीर को फोन पर सुनी हुई बातें, उसका डर और उसकी उलझन सब समझ में आ गया। उसे लगा था कि उसकी शादी अपने बहन से करवाई जा रही है,
लेकिन असल में वह उसकी कज़न थी और यह सब एक साजिश थी। जब वह मुझे यह सब बता रहा था, उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों साफ महसूस हो रहे थे। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करेगा, तो उसने थोड़ा सोचकर कहा कि वह अब वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसे सच पता चल गया है और अगर वह वापस गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने तुरंत कहा कि इसी शहर में मेरी एक खाला रहती है, वो कुछ दिन वहाँ रह सकता है। समीर ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे किसी सहारे की ज़रूरत हो। फिर मैं उसे अपनी खाला के घर ले गया, जो साधारण लेकिन सुरक्षित था। मेरी खाला ने बिना कोई सवाल किए समीर को अपने घर में रहने की जगह दे दी। जब मैं वापस जाने लगा तो समीर ने मुझे रोका और कहा, आर्यन, एक काम और है। मैंने पूछा, क्या? तो उसने कहा कि मेरे पिता को उस कब्रिस्तान से निकालकर किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। यह कहते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वे पूरी जिंदगी इसी हालत में रहे हैं, अपने होश से और अपने बेटे से दूर। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं यह काम करूँगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि सावधानी से करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और गांव की ओर चल पड़ा। अब मेरे सामने एक बहुत मुश्किल काम था। मुझे उस आदमी को वहां से निकालना था जो सालों से उस कब्र के पास बैठा था और अब जैसे उसी जगह का हिस्सा बन गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे यह सब चुपचाप करना था, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो समीर के साथ साथ मेरी जान को भी खतरा हो सकता था। मैं गांव पहुंचा। समीर ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और अब मेरे मन में बस एक ही लक्ष्य था, दिवाकर अंकल को वहां से निकालना। गांव पहुंचते ही वही पुराना माहौल दिखा, मिट्टी की सड़कें, वही लोग और वही संकीर्ण सोच। लेकिन इस बार मुझे सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे मुझे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। मैं सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह मंदिर के बाहर चारपाई पर बैठे थे, हाथ में माला थी और आंखें आधी बंद थी। मैं उनके पास बैठा और पूछा कि क्या बड़े चौधरी साहब के दो बेटे थे? उन्होंने धीरे से आंखें खोली, मुझे ध्यान से देखा और कहा कि हाँ, उनके दो बेटे थे, एक राजपाल और दूसरा दिवाकर। मैंने हिम्मत करके पूछा कि दिवाकर कहाँ है? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता, जैसे समय ने उसे भुला दिया हो। यह सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं तुरंत वहां से उठा और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। वहां अजीब सी हवा चल रही थी और माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। सूरज ढल रहा था और कब्रिस्तान हमेशा की तरह शांत था। वही आदमी उसी हालत में उसी कब्र के पास बैठा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वह जमीन की तरफ देख रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं उसके पास बैठ गया और प्यार से कहा कि मैं आपको आपके बेटे से मिलवाऊंगा। पहले तो उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, जैसे उसने सुना ही नहीं। मैंने फिर थोड़ा जोर देकर कहा कि आपका बेटा जिंदा है। यह सुनते ही उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, मेरा बेटा? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आपका बेटा। इतना सुनते ही वह तुरंत खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़ा। जो आदमी सालों से उस कब्र के पास से नहीं हिला था, वो आज मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे लेकर गांव से शहर की ओर गया। रास्ते में वह कभी चुप रहता तो कभी धीरे धीरे अपने बेटे का नाम लेता। जब हम शहर पहुंचे तो मैं उसे सीधे उस जगह ले गया जहां समीर रहता था। दरवाजा खुला तो सामने समीर खड़ा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। समीर की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ा और अपने पिता को देखा। दिवाकर अंकल भी उसे देख रहे थे। दोनों एक दूसरे के पास गए और गले लग गए।
ऐसा लगा जैसे सालों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। यह दृश्य देखकर मेरा दिल भर आया। एक बाप और बेटा जो इतने सालों से अलग थे, आज फिर मिल गए थे। मेरे मन में गुस्सा भी था, क्योंकि चौधरी राजपाल ने सिर्फ जायदाद के लिए अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया, उसकी पत्नी को मार दिया और उसके बेटे को अपना कर भी उससे नफरत करता रहा। अब मुझे समझ आ गया था कि वह समीर से इतनी नफरत क्यों करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। इसके बाद हमने कानून का सहारा लिया और पुलिस को खबर दी। हवेली पर छापा पड़ा और चौधरी राजपाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उस पर सरिता देवी की हत्या करके जायदाद हड़पने का आरोप लगा। शुरुआत में मामला इतना मजबूत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और सच्चाई सामने आई। पता चला कि राजपाल ने किसी बड़ी पार्टी से करोड़ों रुपए लिए थे और वापस नहीं किए थे। वे लोग पहले से ही उसके पीछे थे। अब जब कानून भी उसके खिलाफ हो गया, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और आखिरकार उसे गांव से निकाल दिया गया। हवेली खाली हो गई और जो कुछ समीर का था वह सब उसे वापस मिल गया। उसकी हवेली, उसकी पहचान और उसका परिवार। यह सब आसान नहीं था। हर कदम पर डर और खतरा था, लेकिन आखिर में सच की जीत हुई और बिखरा हुआ परिवार फिर से जुट गया। अब सब कुछ समीर के हाथ में था और उसके स्वभाव में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। हवेली के दरवाजे तो वही थे, लेकिन अंदर रहने वाला इंसान बदल चुका था। जो समीर पहले चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था, वही अब आंगन के बीच खड़ा होकर सबकी बातें सुनता था। लोग उसके पास आते, उसकी इज्जत करते और उसकी बात ध्यान से सुनते थे। हवेली का माहौल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था, बल्कि वहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। किसान, मजदूर और बुजुर्ग अपनी समस्याएं लेकर आते और समीर सबकी मदद करता। उसके चेहरे पर नरमी थी, लेकिन उसके फैसले हमेशा मजबूत होते थे। सौम्या की कहानी भी अलग तरह से खत्म हुई। वह पहले से ही किसी लड़के से प्यार करती थी और जैसे ही उसके पिता जेल गए, उसने बिना देर किए उसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली, जिसे गांव वाले नीची जात का कहते थे। इस बात को लेकर गांव में कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग इसे चौधरी राजपाल की सजा मानते थे, तो कुछ इसे समय का न्याय कहते थे। लेकिन समीर ने इस पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न गुस्सा किया और न ही दुख जताया, जैसे यह सब उसके लिए पुरानी बात हो चुकी हो। अब उसका ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर था। उसने गांव को बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उसने गांव में केबल लगवाया। जहां पहले केबल लगाने वाले को भगा दिया जाता था, अब वही शाम होते ही घरों में रोशनी और टीवी की आवाज सुनाई देने लगी। उसने यह भी तय किया कि हर तरह के चैनल नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि उसका मानना था कि मनोरंजन जरूरी है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल इंसान को बिगाड़ सकता है। शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे सब मान गए। इसके बाद उसने एक और बड़ा काम किया। गांव में लड़कियों के लिए सिर्फ मिडिल स्कूल था। इसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। समीर ने ऐलान किया कि अब वहाँ हाई स्कूल भी बनेगा। यह सुनकर लोग चौंक गए और कुछ बुजुर्गों ने विरोध भी किया। उनका कहना था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समीर ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि पढ़ाई का हक सबको है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। उसकी बातों में इतना भरोसा था कि धीरे धीरे विरोध खत्म हो गया और कुछ ही महीनों में स्कूल बनना शुरू हो गया। छोटी छोटी बच्चियां उसे देखकर खुश हो जाती थी, जैसे उनके सपने सच हो रहे हो। एक दिन मैंने एक बच्ची को कहते सुना कि अब वह भी 10वीं तक पढ़ेगी। उसकी आंखों की चमक मैं कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद समीर ने मंदिर के पंडित जी पर भी ध्यान दिया, जो पहले बिना तनख्वाह के काम करते थे। कभी उन्हें कुछ मिल जाता था तो कभी नहीं। समीर ने उनके लिए नियमित तनख्वाह तय कर दी, जिससे वे आराम से अपना काम करने लगे
और मंदिर की व्यवस्था भी बेहतर हो गई। गांव में पानी और बिजली की कई दिक्कतें थी जिन पर समीर ने ध्यान देना शुरू किया। वह हर सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता, लोगों से मिलता और उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता था। मैं हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी भी बदलने लगी। जो लोग पहले मुझे बेकार समझते थे, अब वही मुझे इज्जत देने लगे थे। अब मैं हवेली में बैठकर हिसाब किताब संभालता था और समीर का मुंशी बन गया था। मेरे हाथ में कलम और सामने रजिस्टर होते थे। खुद को देखकर मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं वही आर्यन हूँ। समीर मुझे तनख्वाह देता था और हर काम में मेरी मदद करता था। मेरे घर का माहौल भी बदल गया था। मेरी माँ खुश रहने लगी थी, पिता भी प्यार से बात करने लगे थे। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी तय हो गई थी और घर में खुशी का माहौल था। कपड़े सिल रहे थे, गाने गाए जा रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। रात को बैठकर मैं सोचता था कि कुछ महीने पहले सब कुछ कितना अलग था। उधर चौधरी दिवाकर भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब वे लोगों से बात करते थे और हवेली के आंगन में बैठकर सबकी बातें ध्यान से सुनते थे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ सहा और सीखा हो। वे पहले भी अच्छे इंसान थे और अब भी वैसे ही थे। वे समीर को देखकर खुश होते थे और समीर भी उनकी बहुत इज्जत करता था। गांव के लोग भी खुश थे क्योंकि अब उनका डर खत्म हो गया था और उन्हें एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उनकी परवाह करता था। अब गांव में एक नया सपना देखा जा रहा था। समीर गांव में सोलर सिस्टम लगवाना चाहता था ताकि हर जगह रोशनी हो और वह किसी एक के बस में न हो। इसके लिए वह योजना बना रहा था, नक्शे देखता था और लोगों से बात करता था और मैं भी उसके साथ बैठकर खर्च और काम का हिसाब लगाता था। गांव के बच्चे शाम को खेलते हुए खुशी से कहते थे कि अब उनके गांव में भी शहर जैसी रोशनी आएगी। पूरे माहौल में उम्मीद थी और जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही थी। जब भी मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो थोड़ी देर वहां रुक जाता, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब यह जगह पहले जैसे डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि इसका राज अब सबके सामने आ चुका था। अब वहाँ किसी बाप का दुख नहीं था, बल्कि एक खत्म हो चुकी कहानी की याद थी। मैं अक्सर सोचता था कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। पहले हम दोनों दोस्त बिना किसी मकसद के घूमते थे, लेकिन आज हमारे पास एक लक्ष्य था। समीर अब गांव के लिए एक अच्छा इंसान बन चुका था और मैं हमेशा उसके साथ था। यह सब आसान नहीं था, लेकिन शायद जो हुआ वह होना ही था। अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दिन रोशनी जरूर आती है। कहते हैं कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो उसे मंजिल जरूर मिलती है, और समीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी नीयत अच्छी थी, इसलिए उसे सफलता मिली। गांव की एक बहुत सुंदर अनाथ लड़की से उसका रिश्ता हुआ और उसने उससे शादी कर ली। वही मेरी बहनों की शादियां भी होने लगी और फिर मेरे लिए भी रिश्ते देखे जाने लगे। समीर हमेशा कहता था कि हम दोनों दोस्त थे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। जब समीर और सुरभि की शादी हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरे गांव में खुशी फैल गई हो। पूरे गांव को बुलाया गया, सबको खाना खिलाया गया और सभी ने दिल से आशीर्वाद दिया। गांव में कई पुराने नियम और रिवाज भी बदल दिए गए। अब अगर कोई गलत काम करता पकड़ा जाता तो उसकी शादी नहीं करवाई जाती, बल्कि उसे सजा दी जाती ताकि समाज से बुराई खत्म हो सके। पहले ऐसा नियम था कि गलती करने वाले की शादी करवा दी जाती थी, लेकिन अब इसे गलत माना जाने लगा। अब शादी वही करता है जिसकी खुद की इच्छा होती है, लेकिन गुनाह करने पर सजा जरूर दी जाती है, क्योंकि इसे बड़ा अपराध माना जाता है। पहले लोग इस गलत नियम का फायदा उठाकर गलत शादियां कर लेते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे।
पहले माँ बाप के खिलाफ एक अजीब सा माहौल बन जाता था, लेकिन समीर ने इस समस्या को भी खत्म कर दिया। अब जो भी गलत काम करता है उसे सीधे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस लड़की को छोड़ देती है, लेकिन लड़के को सख्त सजा मिलती है, क्योंकि समाज में ये बुराई फैलाने के लिए अक्सर मर्दों को जिम्मेदार माना जाता है। जब मर्द अपनी गलत आदतें छोड़ देते हैं तो समाज अपने आप बेहतर हो जाता है। लोग कहते हैं कि औरतों को छुपा कर रखना चाहिए ताकि समाज सुधर जाए, लेकिन सच यह है कि छुपी हुई औरतें भी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि मर्द उन पर भी अत्याचार कर सकते हैं। इसलिए जरूरत औरतों को छुपाने की नहीं, बल्कि सबसे पहले मर्दों को सुधारने की है।